Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 15 हम स्टार्ट कर चुके हुए हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को स्टडी किया था। वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस को आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं और आज का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट पहले अंडरस्टैंड करेंगे। गिवन द फॉलोइंग डेटा डिटरमिन द नेचर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स। गौर करें कि आपको ये कहा गया है कि नेचर एसोसिएशन की फाइंड करें। तो इससे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए कि नेचर को फाइंड करने के लिए क्या टेक्निक्स हमारे माइंड के अंदर हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि नेचर का मतलब ये है we are actually concerned with the association like अब एसोसिएशन कौन कौन सी हो सकती है, या तो इंडिपेंडेंट होंगे एट्रीब्यूट्स यानी नो एसोसिएशन हम इसको कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस होंगे, या नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स, और आपके पास सिचुएशन जो तीसरी एग्जिस्ट करेगी दैट वुड बी पॉजिटिव एसोसिएशन। ठीक है जी, यानी आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ये चीज डिफाइन करनी है कि इधर ए और बी जो दो एट्रीब्यूट्स हैं वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं, वो नेगेटिवली एसोसिएटेड हैं, या उनमें किसी किस्म की भी कोई एसोसिएशन एग्जिस्ट नहीं करती, मींस कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इवेंट्स इसलिए भी कहा जाता है कि आमतौर पर हम जब स्टैटिस्टिक्स में डिफरेंट कैटेगरीज को स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसको इवेंट्स के तौर पर भी कंसिडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम एट्रीब्यूट्स को चूंकि स्टडी कर रहे हैं तो ज्यादातर हम एट्रीब्यूट्स का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सो एट्रीब्यूट्स की इंडिपेंडेंस है, पॉजिटिव एसोसिएशन है या नेगेटिव एसोसिएशन है। नेचर का मतलब ये है, ये एक्चुअली मैं ये बात कर। सो नेचर को आपने आज से याद रखना है कि नेचर ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है कि आपने किस अंदाज में उसको लेकर चलना है, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंडिपेंडेंस। अच्छा जी, उसके बाद आप देखिए हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेंशन्ड है 30, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी मेंशन्ड है 60, और ए बी दोनों की जो कंबाइंड आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज 12, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको 150 दिए हुए। तो हम देखेंगे अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स की तरफ, फ्लैशबैक करेंगे और फॉर्मूला माइंड के अंदर लाएंगे कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट करती है, किस सिचुएशन में पॉजिटिव एसोसिएशन है और किस सिचुएशन में नेगेटिव एसोसिएशन है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट ही एक्चुअली इंडिपेंडेंस से करते हैं कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर जाए, इफ यू रिमेंबर हमने कुछ लेक्चर पहले इसको भी डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन। अगर आपके पास ये रिजल्ट होल्ड कर जाए, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि आपकी जो एसोसिएशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी दोनों एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अगर यहां पर इक्वालिटी के बजाय ग्रेटर देन का साइन आ जाए तो हम ये कहते हैं कि एसोसिएशन जो है वो कौन सी है, पॉजिटिव एसोसिएशन। यानी ये जो ए बी की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो जाए किससे, ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय एन से। और इसी तरह जो तीसरा कॉन्सेप्ट था आपको याद होगा, यहां मैं सिर्फ सबको बारी बारी इसलिए नहीं लिख रहा कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं इस वक्त आपको ये गाइड कर रहा हूं कि किस तरह आपने सीक्वेंस ऑफ सॉल्यूशन अपने माइंड के अंदर जनरेट करना है। ठीक है, सो अगर ये सिचुएशन एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब है हम ये समझते हैं कि आपकी जो एसोसिएशन है वो नेगेटिव है, क्योंकि ए बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय एन। सो इसका मतलब ये हुआ इस पूरी सिचुएशन में हमें दो चीजें चाहिए, एक ए बी की फ्रीक्वेंसी और इनकी मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एन। जब हम ये दो कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका मतलब है कि वी आर इन द क्वेश्चन
और फिर हमें इजीली पता भी चल जाएगा। सो अब आप गौर से देखो कि अगर क्वेश्चन को नोट करें तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बी वो 12 मेंशन्ड है। सो हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगे जो राइट हैंड साइड है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी और एन। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ए भी मेंशन्ड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी भी मेंशन्ड है और एन 150 भी मेंशन्ड है। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो यहां पर मैं पुट अप कर रहा हूं, यानी ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमें गिवन है, दैट इज 12। सो इसको मैं अलग से यहां पे साइड पे बता रहा हूं। अब जरा इसको कैलकुलेट करके देखिए, दिस इज 30 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 150। तो कैलकुलेटर्स हमेशा की तरह आपके पास जरूर होने चाहिए, ये बात पहले लेक्चर से डिस्कस हो रही है। इसको वेरीफाई करेंगे आप मेरे साथ। 30 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 150। तो देखिए आपका जो आंसर यहां पर आ रहा है दैट इज 12। होप आपको आइडिया हो गया होगा कि इस वक्त जो नेचर ऑफ एट्रीब्यूट्स है या नेचर ऑफ एसोसिएशन वो क्या है। हम ये कह सकते हैं, मैं इसको अलग कलर से यहां पर लिखता हूं ताकि आपको आइडिया हो। यहां पे हम ये कह सकते हैं एज ए बी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल्स टू 12। यानी इसका आंसर और इसका आंसर दोनों 12 निकल आए। इसका मतलब है ये इक्वलिटी होल्ड कर गई है। अब जब इक्वलिटी होल्ड कर गई है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। सो ये बिल्कुल क्लियरली माइंड के अंदर रखना है कि अगर एक पार्ट में 2 3 4 पार्ट्स हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हर एक के लिए यही सिचुएशन एग्जिस्ट करेगी। सो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें ये आपको फ्रीक्वेंसीज मेंशन्ड है एन 150 है, इस सिचुएशन के लिए हम क्या लिखेंगे, attributes are independent। और हम क्या कह सकते हैं, और इसके अलावा लिख सकते हैं नो एसोसिएशन। यानी अगर नो एसोसिएशन लिख दें तब भी ठीक है, इंडिपेंडेंस लिख दें तब भी ठीक है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, आपको अगर थोड़ा सा गौर करें तो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज मेंशन्ड है। आपको ए बी की वैल्यू दी हुई है, आपको अल्फा बी की वैल्यू दी हुई है, ए बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज दी हुई है। आपने इन सब वैल्यूज को यूज करके कैलकुलेट करना है नेचर ऑफ एसोसिएशन। तो हमेशा की तरह मैं ये कहता हूं, अच्छी बात है कि आपकी मेमोरी ठीक है और आप रिलेशनशिप्स को याद कर लेते हैं और उन रिलेशनशिप्स को यूज करके आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर आपके पास एक सिचुएशन है और आप उसको बार बार यूज करते हैं इस अंदाज में कि वो आपके लिए एरर के चांसेस हैं वो रिड्यूस कर रही है, तो बेहतर ये है कि आप उसी तरफ मूव करें। मसलन मैं ये हमेशा से कहता हूं कि जब भी आप को कुछ फ्रीक्वेंसीज मेंशन्ड है और कुछ फ्रीक्वेंसीज आपने कैलकुलेट करनी है, तो बेहतर ये है कि आप टेबल परफॉर्म कर लें, यानी टेबल की जो कैलकुलेशंस हैं वो परफॉर्म करें और उसके बाद उन कैलकुलेशंस को यूज करते हुए अपनी फर्दर कैलकुलेशंस को कंप्लीट करें। सो यहां अगर मैं देखूं तो एक साइड पर हम टेबल बना लेते हैं और आपको याद आ रहा होगा कि जब दो एट्रीब्यूट्स हमारे पास होते हैं तो दो एट्रीब्यूट्स की सूरत में हमारा टेबल किस तरह जनरेट होता है। यहां पर अगर मैं एट्रीब्यूट बी लिखूं, दिस इज एट्रीब्यूट ए, तो फर्दर जो क्लासेस बनेंगी ए अल्फा बी बीटा। अब फर्दर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है कि आपका ए बी कहां पर आएगा, ए बीटा कहां पर आएगा, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि किस अंदाज में आपको मेंशन्ड है। देखिए ए बी आपको मेंशन्ड है 110, इसी तरह अल्फा बी इज 90, ए बीटा इज 290 एंड अल्फा बीटा इज 510।
आपको ये इनसाइड वैल्यूज गिवन है, जिसको हम अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। टेबल कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक्चुअली हमने क्या चीज वेरीफाई करनी है। वी हैव टू चेक, क्या चीज चेक करनी है? वैल्यूज ऑफ ए बी फ्रीक्वेंसी एंड ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय एन। हम इसको चेक करेंगे, वहां से हमें अंदाजा हो जाएगा कि आपकी कैलकुलेशंस में वैल्यूज को देखते हुए कि नेचर ऑफ एसोसिएशन क्या है आपकी। जरा देखिए उस टेबल को, और इस टेबल को कंप्लीट करें, वहां से हम ये वैल्यूज को लोकेट करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। जो हमें चाहिए हम सिर्फ वही लिखेंगे, यानी आई नीड दिस वन, वो आपको मेंशन्ड है 110। उसके बाद मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ए चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ बी चाहिए, तो मैं उसको वहां पर कैलकुलेट करूंगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कहां से मिलेगी? ऑब्वियसली 110 और 290 को ऐड करेंगे, 290 और 110 ऐड होकर 400 बन जाएंगे। और फिर उसके बाद बी की फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, तो 110 और 90 इट इज 200। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे एन बी रिक्वायर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसकी जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं सब कैलकुलेट करने के बाद ओवरऑल सम करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मे बी हम यहाँ मूव कर सकते हैं, दिस इज 510 प्लस 90, 510 और 90 को आप ऐड करेंगे तो ये 600 हो जाएगा। इस तरह आपके पास जो n की वैल्यू है वो 1000 हो जाएगी। तो यहां से देखिए दिस इज 800। क्लियर होगी बात? आपकी ये सारी वैल्यूज नोन हो गई हैं। अब सिंपल आपको क्या करना है, a मल्टीप्लाई बाय b डिवाइडेड बाय n करना है, और ये देखिए आपके पास जो वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, इट इज 400 मल्टीप्लाई बाय b की वैल्यू है आपके पास 200 डिवाइडेड बाय 1000। सो देखिए जरा आंसर क्या एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज 4 2s are 8। हम कैलकुलेटर पर ही इसको वेरीफाई करते हैं। 400 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 1000, तो आपका आंसर क्या आ गया? 80। ठीक है, नाउ ए बी क्या था आपके पास, जरा गौर से देखिए। जो आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, दिस इज 110। ठीक है, और ये मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, इट इज गिवन। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन या स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी कैलकुलेशंस के अंदर। अगर आप इसको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो टीचर को जो मार्किंग कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से बिल्टअप होगी और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। इसलिए आपने बड़ा अच्छे तरीके से हर चीज को क्लियरली मेंशन करना है, ताकि किसी किस्म की भी कोई कंफ्यूजन बिल्टअप ना हो। अब आप देखिए कि ये 110 था, हमने एक्चुअली दोनों में रिलेशनशिप चेक करना है। एज हम ये कह सकते हैं कि हमें ये गिवन थी वैल्यू, हमने इसका कंपैरिजन कर लिया, तो फिर लिख सकते हैं एज 110 इज ग्रेटर देन 80। 110 की वैल्यू 80 से बड़ी है, हम ये कह सकते हैं दैट इज क्या चीज कि ए बी frequency is greater than the multiplication of individual frequencies of AB divided by N। तो देखिए जरा ये सिचुएशन जब होल्ड करती थी, तो हम नेचर ऑफ एसोसिएशन को क्या कहते थे? जरा सोचिए, एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, इज इट? जरा सोचिए जितनी देर में मैं लिख रहा हूं, क्या इंडिपेंडेंट लिखना चाहिए मुझे? तो इसका आंसर क्या होगा? जिन लोगों ने अच्छे तरीके से अपने प्रीवियस लेक्चर्स लिए हुए हैं, वो यहां पर मुझे डिनाई करेंगे। वो डिनाई क्यों करेंगे? क्योंकि इंडिपेंडेंसी की कंडीशन हमने इससे पहले पिछले बोर्ड पे कंसिडर की है, और इंडिपेंडेंसी की सूरत में क्या होता था कि आपके पास ये ए बी और जो आपकी ये मल्टीप्लिकेशन वाली है, ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, तो फिर हम इंडिपेंडेंसी की तरफ जाएंगे। अदरवाइज चूंकि ये ग्रेटर की कंडीशन है, सो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, याद रखिए। यहां पे क्या लिखेंगे? एट्रीब्यूट्स आर पॉजिटिवली
associated। ठीक है जी। सो स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने अपना क्वेश्चन जो है कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास जो थर्ड पार्ट है, ए की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है 415, ए बी की फ्रीक्वेंसी आपको 147 दी हुई है, अल्फा इज 285 एंड अल्फा बीटा इज 170। कॉन्सेप्ट सेम है। अभी तक हमने दो बोर्ड्स पे जो दो शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि सबसे इजीएस्ट वे क्या है कि किस अंदाज में आपने नेचर ऑफ एसोसिएशन को डिस्कवर करना है या चेक करना है। ठीक है, सो यहां पर भी उसी तरह करेंगे। टेबल एक जनरेट करते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को क्लियर कर लेते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है और हमने क्या चीज फाइंड करनी है। सो देखिए जरा, मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं जो आपको वैल्यूज गिवन है। देखिए आपको ए बी की वैल्यू 147 मेंशन्ड है। ठीक है, अल्फा बीटा 170 आपको दिया हुआ है। अल्फा की फ्रीक्वेंसी, यहां अल्फा होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी 285 आपको क्लियर है और ए की फ्रीक्वेंसी आपको 415 मेंशन है। और इसके अलावा जी टोटल कितनी वैल्यूज हैं, इसको कोशिश किया करें जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो जितनी वैल्यूज गिवन है आपने उस अंदाज में उसको चेक जरूर करना है कि आपकी वैल्यूज जो गिवन है और जो आपने सब्स्टिट्यूट की हैं उनमें किसी किस्म की कोई भी डेफिशिएंसी तो नहीं रह गई है। अदरवाइज ये होगा कि बाजुकात क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और फिर आइडिया होता है हो ये चीज तो मिसिंग थी, या समटाइम्स ये होता है कि आप कोई ना कोई एक वैल्यू कम पुटअप करते हैं और क्या होता है फिर आपको सोचने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है कि ये आप क्वेश्चन मजीद कैसे सॉल्व होगा। सो बी केयरफुल कि आपने चेक करना है 4151, 147 2, 285 3 एंड 170 चार वैल्यूज आपको गिवन है और वो चार वैल्यूज रेड मार्कर से आपने टेबल के अंदर मेंशन कर दी है। अब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, टेबल को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको फाइंड करेंगे और वो देखिए ब्लैक मार्कर से मैं जो फाइंडिंग्स हैं हमारी मैं उनको लिख रहा हूं। वो कैसे होगा, देखिए 415 में से जब 147 माइनस करेंगे तो यहां पहुंच जाएंगे आप 415 माइनस 147, तो आंसर आ जाएगा 268। ठीक है जी, उसके बाद 285 में से माइनस करें 170 तो आपके पास आंसर आएगा 115। ठीक है, अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपकी रिक्वायरमेंट एक ये वाला पोर्शन है, दिस इज बी, दिस इज ए और एन और उसके बाद ए बी। ठीक है, ये ए बी तो आपको पहले से चूंकि क्लियर था इसलिए उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सो जो टिक किए हमें ये रिक्वायरमेंट्स थे, तो इनमें से देखिए कि एक 415 और 147 हमें गिवन था और ये जो दो वैल्यूज हैं ये हमें कैलकुलेट करनी है। और इसीलिए फिर ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने पुटिंग्स की हैं ये वैल्यूज हैं हमें इसलिए भी कैलकुलेट करना जरूरी थी ताकि हम जो मिसिंग वैल्यूज हैं उनको कंप्लीट कर सकें। सो अब आप देखिए 147 प्लस 115 तो आंसर आ जाएगा 262। अब इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर हम ना भी फाइंड करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ n की रिक्वायरमेंट है और वो 415 और 285 को जब ऐड करेंगे तो आपको n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगी और ये है जी 700। सो अब देखिए एज ए बी इज इक्वल्स टू 147, ये लेफ्ट हैंड साइड माइंड के अंदर रखें जो अभी तक हमने दो बोर्ड्स में रिलेशनशिप को यूज किया। इसके अलावा a इंटू बी ओवर n, फ्रीक्वेंसी ऑफ a आपके पास क्या है जी 415, ये मेंशन्ड है आपको। फ्रीक्वेंसी ऑफ b हमने कैलकुलेट कर ली 262 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी हमने कैलकुलेट कर लिए। अब आप जरा देखिए इसको फाइंड करें आंसर को, 262 मल्टीप्लाई बाय 415 डिवाइडेड बाय 700, इट इज 155.33। सो इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर
कि अब जरा गौर कीजिए कि 147 इज लेस देन 155, ये मैंने इसको राउंड ऑफ करके लिखा। दैट इज, अगर हम इस चीज को देख रहे हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ए बी फ्रीक्वेंसी इज लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन। तो लेस वाली सिचुएशन में हम क्या लिखते थे, एट्रीब्यूट्स आर नेगेटिवली associated। associated इंग्लिश की जो ग्रामर है उसका भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, कोशिश करनी चाहिए कि आप एक्यूरेट वर्ड्स लिखें। वापस बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं और मजीद देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द इंटेलिजेंस ऑफ फादर्स एंड सन्स। फादर और सन्स की इंटेलिजेंस में आपने एसोसिएशन को कैलकुलेट करना है। आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि एसोसिएशन में हम एट्रीब्यूट्स की दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो अब यहाँ पर इंटेलिजेंस है फादर्स की और सन्स की, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, यानी डेटा आपको जब कलेक्ट किया गया है तो उसके मुताबिक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि ऐसे इंटेलिजेंट फादर्स जिनके सन्स भी इंटेलिजेंट थे वो 265 लोग थे टोटल। यानी डेटा इकट्ठा किया गया कुछ लोगों में से, उनमें से 265 ऐसे लोग थे कि जिनके फादर्स और सन्स दोनों इंटेलिजेंट थे। ठीक है, इसके बाद उन्हीं इंटेलिजेंट फादर्स में से 100 ऐसे लोग भी थे कि जिनके सन्स जो हैं वो डल थे, यानी उनकी मेंटल एबिलिटी या कैपेबिलिटीज जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं थी। इसी तरह डल फादर्स के साथ इंटेलिजेंट सन्स की तादाद 95 थी और डल फादर के साथ डल सन्स की तादाद 450 थी। सो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एसोसिएशन है। देखिए गौर कीजिए कि आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं एट्रीब्यूट्स के एस्पेक्ट्स में, यानी एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इज अ एट्रीब्यूट, एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, लेकिन आप उसको न्यूमेरिकल शिफ्टिंग के बाद आप उसको चेक करते हैं एसोसिएशन को। ठीक है, सो यहां पर वही बात सबसे इंपॉर्टेंट कि आप टेबल कैसे जनरेट करेंगे। तो देखिए जरा गौर से, यहां पर हम लिखेंगे किस अंदाज में, वो भी आप यहां कैलकुलेट कीजिए। देखिए मैं ऊपर लिख देता हूं फॉर एग्जांपल फादर, और फादर के दो फर्दर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे, इंटेलिजेंस को मैं आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं, दिस इज इंटेलिजेंस, और इसके अलावा डल सन्स और डल फादर भी हैं। सो इंटेलिजेंस और ये डी स्टैंड फॉर डलनेस। इसी तरह सन को अगर आप देखें, यानी बेटा भी इंटेलिजेंट हो सकता है या डल हो सकता है। ये दो फर्दर उनके एट्रीब्यूट्स जनरेट हो गए। अब आप देखिए आपको वैल्यूज कैसे पुट अप करनी है, जनरेट कैसे करनी है। गौर से देखो कि इंटेलिजेंट फादर विद इंटेलिजेंट सन, यानी ये इंटेलिजेंट फादर का कॉलम है, और जब रो यहां से हम देखेंगे सन की तो यहां पर लिखा जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है 265 विच इज शोइंग कि सन भी इंटेलिजेंट है और फादर भी इंटेलिजेंट है। तो देखिए आपकी फर्स्ट लाइन यहां से कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहां पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जरा गौर से देखिए, इंटेलिजेंस है और ये डलनेस है, फादर की डलनेस को और सन की इंटेलिजेंस को लिखेंगे। तो जरा देखिए कि कहां पर फादर डल है और सन जो है वो इंटेलिजेंट है। तो देखिए ये डलनेस ऑफ फादर और इंटेलिजेंट सन्स, तो इसका मतलब है कि 95 यहां पर लिखा जाएगा। अक्सर ये होता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, वो सीक्वेंस में लिख देते हैं। सो आपको क्या करना है, एट्रीब्यूट्स की सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना है और स्टडी करना है। यहां देखिए ये डलनेस है किसकी, सन की, और यहां पर जब मैं कोई वैल्यू लिखूंगा इसका मतलब है कि सन डल होगा लेकिन फादर इंटेलिजेंट होगा। तो गौर से देखिए, इंटेलिजेंट फादर विद इंटेलिजेंट सन, ये हमें नहीं चाहिए। उसके अलावा इंटेलिजेंट फादर विद डल सन्स, यानी सन जो है वो डल है, फादर इंटेलिजेंट है, वैल्यू 100 आ गई। अब आप ये कह सकते हैं कि जी ये 450 है, अल्टीमेटली चौथी वैल्यू तो एक ही जगह बची है तो वहीं लिख दी हमने, लेकिन ये प्रूफ भी हो रहा है। गौर से देखिए
कि 450 की किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यहां से सन भी डल है और ऊपर आप देखें तो फादर भी डल है, सो डल फादर्स विद डल सन्स इज 450। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज होती हैं उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, ठीक है। सो आप डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप अपने एट्रीब्यूट्स के साथ इसको कंपेयर भी कर सकते हो, जो एट्रीब्यूट्स आपने याद किए हुए वो क्या, गौर से देखिए, ए बी, यहां पर ए बी होता था और ये आपका अल्फा बीटा, इसी तरह ये कंपैरिजन किस में जाएगा, दिस इज अल्फा बी एंड अल्फा बीटा। So, इसी एस्पेक्ट में आप अपना फॉर्मूला जनरेट करेंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इनकी वैल्यू को फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर को कैलकुलेट करते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल्स टू, जरा गौर से आपने इसको समझना है, दिस इज ए बी इंटू अल्फा बीटा माइनस ए बीटा इंटू अल्फा बी डिवाइडेड बाय, आप सेम फैक्टर को कंसिडर कर सकते हैं, ए बी अल्फा बीटा प्लस ए बीटा इंटू अल्फा बीटा, दिस इज अल्फा। अच्छा आप देखिए, जरा गौर कीजिए, यहां याद करना बहुत आसान है, लेकिन जैसे अब बहुत अरसा हो गया हमें पढ़ाते हुए, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये बिल्टअप हुई है, तो मैं आपको अब रास्ता बताने लगा हूं कि किस अंदाज में आपने अपनी कंफ्यूजन को, फॉर्मूले को, बजाय इसके कि आप बार बार याद करें और बार बार जो है उसकी प्रैक्टिस करते हुए उसको कंप्लीटली एक तरह का जिसको हम रट्टा कहते हैं वो लगाएं, आप क्या करें, आप यहां पर अगर कंफ्यूजन आ गई है, इसको चेक करना है तो क्या करेंगे, आप सिंपल रफ सा एक स्केच बनाएं और देखेंगे जी ये है आपका ए बी, ये है अल्फा बी और ये है आपका ए बीटा और यहां पर अल्फा बीटा। तो जरा गौर से देखिए, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है जब डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो इज इट ट्रू, दिस इज ए बी, दिस इज अल्फा बीटा, ओके। उसके बाद आइए यहां पर कि अल्फा, दिस इज अल्फा बी ने मल्टीप्लाई होना है ए बीटा के साथ, तो देखिए ए बीटा हमने ठीक लिखा हुआ है, दिस इज अल्फा बी, सो यहां पे एक छोटी सी कंफ्यूजन जो आपने यहां पे करेक्ट कर ली अपनी, और ताकि फर्दर आपको किसी किस्म की भी कंफ्यूजन जो है ना बाकी नहीं रहती। अब जस्ट आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है, बोर्ड नंबर 1 में हमने इन सब की वैल्यूज क्लियर कर ली हुई है, तो देखिए मैं जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने लगा हूं, दिस इज 265 और अल्फा बीटा की वैल्यू है 450 माइनस, उसके बाद आप लिख लीजिए, आप ए बीटा है, ए बीटा इज 95 और 100, आपका न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया, डिनोमिनेटर भी यही है आपका, लेकिन साइन जो है वो चेंज होगा, 95 इंटू 100। सो क्लियर करेंगे कैलकुलेशंस, 265 मल्टीप्लाई बाय 450 माइनस 95 मल्टीप्लाई बाय 100, तो देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है जी, 109,750 डिवाइडेड बाय, अब यहां पे आपको क्या करना है, प्लस करना है, 265 मल्टीप्लाई बाय 450 प्लस 95 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ रहा जी 128,750। तो देखिए फाइनल आंसर आपका क्या होगा, 109,750 डिवाइडेड बाय 128,750, तो इट इज 0.8524। सो एज लिखेंगे आप Q इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से आगे है, सो हम ये कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड। यहां एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो रही है
कि आपको ये चीज माइंड के अंदर रखनी है कि कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन के थ्रू भी आप इंडिपेंडेंस पॉजिटिव एसोसिएशन और नेगेटिव एसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि इससे पहले हमने जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इनफैक्ट उनमें जो हमने टेक्निक अप्लाई की वो एक टेक्निक थी। दूसरी टेक्निक ये है कि अगर आपके पास अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज कंप्लीट हो गई हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की भी कोई दूसरी राय नहीं है कि आपको सिर्फ वही वाला फार्मूला या वही कैलकुलेशंस करनी है कि जो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। आप कोई और फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको वो सब्जेक्ट के अंदर, सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है। होप आज का लेक्चर आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से जरूर प्रैक्टिस करें और घर में इन सारे क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करें ताकि आपको इनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।